हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत ही प्यारा वेलकम है इस वन शॉट के सेकंड पार्ट में। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है वन शॉट के ऊपर, जिसका टॉपिक था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बीटेक, बीएससी और ऑल अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ये मैथमेटिक्स का वो बहुत ही प्रीशियस सा चैप्टर था। ठीक है, उसको मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, क्वेश्चन इन वन शॉट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, करीबन 1 घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहला, आपको ये काफी छोटा लग रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये देखिए, इतना काफी होगा मेरे ख्याल से आपके लिए, काफी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप जाइए और एक बार पढ़ के आ जाइए। ठीक है, मैंने वन शॉट बना के रखा है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इस चैप्टर पे आइएगा। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, इसको बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सीखा, उसका एप्लीकेशन हम अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम, इसका दूसरा भी नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ठीक है, उसी मैथमेटिकल मॉडलिंग से ही हम चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो अदा करते हैं। ठीक है, मीन्स डेफिनेशन देखते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग रियल वर्ल्ड इनटू इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी हमारे रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है, उसको आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के मीन उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसी को कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप आगे देखिए चैप्टर में, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सबसे पहला पार्ट है न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। ठीक है, आई होप आप सब ने पढ़ के रखा होगा अपने ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ नहीं, 11th का चैप्टर था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आप सबने न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग पढ़ के रखा है। ठीक है, वही है ये, इधर भी वो यूज आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो आपने कुछ, मीन सम फूड यू कुक्ड विच इज हॉट। ठीक है, किसी कोई भी आपने कुछ खाना बनाया, वो काफी गर्म था, तो उसको जो समय लगेगा गर्म से ठंडा होने में, उसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। मीन्स न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग क्या कह रहा है कि मैं भाई किसी भी समय में पूछूं इसका टेम्परेचर क्या है, एक उसका हाई टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उस खाने का, उसके बाद उसका एक लोएस्ट टेम्परेचर होगा जब वो पूरा ठंडा हो गया, उसके बीच के उसके बीच का जो समय होगा, उस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम कोई पूछ सकता है कि उस समय पे उसका टेम्परेचर क्या था। तो वही है न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। इसमें हमें बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना है, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स का पार्ट है। हमें इसका बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जो कि आप लोगों ने ट्वेल्थ में किया ही होगा, 11th में, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला देखते हैं। देखो, मैथ्स में सिर्फ उसका फॉर्मूला यूज आएगा, टेम्परेचर एट एनी टाइम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनटू ई की पावर के टी, पॉजिटिव के टी। फाइन, कंफ्यूज मत होना। के क्या है? कांस्टेंट है, और टी क्या है? टाइम है। जैसे मैंने इधर लिखा है, टी टेम्परेचर एट एनी टाइम टी, और टी नॉट स्टार्टिंग टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब, और टी एस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो चलो भाई, ये समझ आया। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, हमें ज्यादा डेप्थ में थोड़ी ना जाना है, पीएचडी थोड़ी ना करनी है। ठीक है, हमें तो बस एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है। ठीक है, वन शॉट इसलिए तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन किस टाइप का था, मैंने टाइप वाइज बेस कर रखा है, मुझे रिपीट टेलीकास्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन, कूल्स इन 10 मिनट टू 88 डिग्री। मतलब हमारा वाटर 100 डिग्री में था, वो 88 डिग्री में आ गया 10 मिनट के अंदर। ठीक है, हमें पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ रूम कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद भैया बताओ टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमें दे के रखा है 100 डिग्री, सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर भी दे के रखा है
25 हमने गिवन लिख दिया। फिर 10 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा 88। तो चलो अब उसको यूज करते हैं। तो जैसे टी मैंने बोला किसी भी टाइम पे 88 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, 25 फॉर्मूला का मैंने यूज किया है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं उसका मैंने इधर यूज किया। ठीक है, और 25 और टी नॉट क्या है हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर 100 और माइनस 25 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंटू ई ए इंटू टी। हमारा एम क्या है इसमें, हमें टी की वैल्यू पता करनी है, हमें नहीं दिया था। ठीक है, तो इधर से मैंने बहुत आसानी से ई की पावर 10 के निकाल लिया। ठीक है, अब देखो मैं कैसे यूज करूंगा उसको। 20 अभी हमें मांगा है 20 मिनट्स के बाद कितना टेम्परेचर होगा, तो कुछ नहीं है, ए हमें पता है, टाइम हमें पता है, टेम्परेचर सराउंडिंग पता है, टेम्परेचर पीक पता है। अब हम टाइम इजिली से टेम्परेचर इजिली से निकाल लेंगे फॉर्मूला का, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला का यूज करके। तो आप देख रहे हो मैंने कैसे इधर यूज किया। और मैंने जैसे ई 20 इंटू के है ना, ठीक है, ई के टी है ना, तो मैंने टी को ऊपर निकाला पावर में, और 10 के हमें पता है 63/75, उसको लेके बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये है पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर टी इज इनिशियली 300 डिग्री। कोई भी बॉडी है उसका इनिशियल टेम्परेचर 300 डिग्री है, उसको प्लेस किया गया लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस में, उसको बहुत ही मीन्स बड़े ब्लॉक ऑफ आइस में प्लेस किया गया। फाइंड द टेम्परेचर एट एंड ऑफ 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। ठीक है, इसमें आपको गौर की बात क्या है कि हियर it didn't give the temperature of surrounding, so we have to find that। ठीक है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पर पीक दिया गया है 300 डिग्री, और आप खुद सोचिए, आप किसी को मीन्स उसको आइस में लिटा दिया गया है। ठीक है, उसको लाई डाउन कर दिया गया है आइस के ऊपर, तो आइस का टेम्परेचर कितना है 0, तो उसका एंड टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा 0। तो हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मिल गया 0। फिर हमसे पूछा 2 मिनट के बाद क्या होगा। ठीक है, निकाल लेते, फॉर्मूला है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमारे पास है, टेम्परेचर पीक हमारे पास, टेम्परेचर सराउंडिंग हमारे पास है, बस हमें के नहीं, हमारे पास के नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में के की जरूरत नहीं है, मीन्स जरूरत है, मीन्स हमें के साथ ही आंसर देना है। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे 2 मिनट बाद टी इक्वल टू 2 डाल दो और अपना आंसर आ जाएगा, और 3 मिनट के बाद टी इक्वल टू 3 डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पर आइस का टर्म था, इधर टेम्परेचर सराउंडिंग नहीं था, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। तो ये है ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर के सेकेंड पार्ट में। हमारा सेकेंड पार्ट क्या है हमारे चैप्टर का, सिंगल कंपार्टमेंट मॉडलिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, मीन्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले पहले मैं समझा देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। सिंगल कंपार्टमेंट मॉडलिंग क्या है, थोड़ा सा थियरी पढ़ेंगे, बोरिंग नहीं होगा, मैं बिल्कुल फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिगर के मीडियम से समझा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास भैया मैंने लिया एक कंटेनर जिसका कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है। ठीक है, अब उसमें मैंने डाल दिया एक और कंसेंट्रेशन। ठीक है, मतलब हमारे मेरे पास एक कंसेंट्रेशन कोई भी सॉल्ट का कंसेंट्रेशन था, अभी मैं अब एक दूसरे बॉटल से एक और कंसेंट्रेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, और उसका कंसेंट्रेशन क्या है, ये है। ठीक है, ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अगर इसमें डाला तो ये मिक्सचर बन गए सी नॉट और ये सी जो ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों मिक्सचर बन गए। ठीक है, अब मिक्सचर बना, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब मिक्सर बनाया तब मैंने होल कर दिया उसमें, मीन्स जो भी हमारी बॉटल है कंपार्टमेंट उसमें मैंने होल कर दिया, तो वाटर फ्लो होने लगा। ठीक है, वाटर फ्लो होने लगा, तो अब उस कंडीशन में मुझे जब वो वाटर फ्लो हो रहा था मुझे उसका रेट पता था। ठीक है, और कितने समय तक, मीन्स कितने समय तक हुआ मुझे वो उसका टाइम भी पता था। ठीक है, मैंने स्टॉप वॉच लगा के रखा भाई इतने समय तक हुआ, और जो मिक्सचर का वॉल्यूम था वो भी मुझे पता था। ठीक है, मुझे मिक्सचर का वॉल्यूम भी पता था। ठीक है, तो अब चलेगा इतने समय के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर सॉल्यूशन गिर गया है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, तो वो सीटी, और उसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट सीटी पूछ लेगा क्वेश्चन में, सी टी इक्वल टू ये जो सी का वेरिएबल है प्लस सी नॉट माइनस इस कॉन्सेंट्रेशन
इंटू ई की पावर माइनस रेट बाई वॉल्यूम इंटू टी। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है, इसका प्रूफ किया। तो प्रूफ में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, हम कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं बेसिक फंडा क्या है, एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पहले दो सेक्शन में नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं। इधर तक मैंने समझा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखते हैं भाई, ये देखो, ये जो ग्राफ है उसको आप थोड़ा रीड कर लेना। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही एसेंशियल के लिए मैंने डाल दिया मैंने। ठीक है, तो फील आने के लिए एक बार देख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन पे देखते हैं, अपना फ्लो नहीं बिगाड़ते, क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो तुम्हें बोलेगा 8000 लीटर वाटर और 5 केजी डिसॉल्व सॉल्ट। मतलब क्या बोल रहा है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, सी नॉट दे दिया एक तरह से। देखो वॉल्यूम 8000 है और मास 5000 है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सी नॉट मुझे मिल गया। ठीक है, कितनी आसानी से देख रहे हो। हमें क्वेश्चन मीन्स पढ़ना आना चाहिए ढंग से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अ पाइप ब्रिंग अ सॉल्ट ऑफ दिस। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन का एक पाइप से एक सॉल्ट सॉल्यूशन आया, इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये जो सी नॉट में कह देता सी टाउ टाइप का वेरिएबल है, उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिला 0.02। ठीक है, पाइप के द्वारा आया। ठीक है, ये ऐड कर दिया, अब ये मिक्सचर बन गया। मिक्सचर के बाद ठीक है, अब मैंने इधर लिखा नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसके बाद मैंने होल्ड किया, उसके बाद जो रेट से वो सॉल्यूशन बाहर निकला उसका रेट है 4 लीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, हमें रेट भी पता चल गया 4 लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मांगने कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जो गिरा एट टाइम टी। ठीक है, मतलब हमें सी टी मांगा है। ठीक है, तो एक तरह से आप देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला का यूज करूं, इस फॉर्मूला का लिखूं, तो हमें हर चीज तो दे दिया है। ठीक है, मतलब टाइम को टी के टर्म से में ही रखना चाहता है, हमें हर चीज तो दे दिया है, सिर्फ सी टी निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास, सारे मीन सारे गिवन चीजें हैं, उसको बस हमें फॉर्मूला में डालना है, तो आंसर आ जाएगा। जैसे सी टाउ को मैंने 0.02 को डाल दिया इधर। ठीक है, सी नॉट क्या है हमारा, ये कॉन्सेंट्रेशन, इसको इधर डाला, फिर सी टाउ इधर डाला, ई माइनस आर रेट हमें दे के रखा है 4, वो डाला, वॉल्यूम हमें दे के रखा है 8000 और टाइम डाल दिया। देखो, वाह, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेकंड कंसेप्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, मीन्स क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड कंसेप्ट पे। हमारा थर्ड कंसेप्ट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इधर बढ़िया डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, जिसने स्किप मारा होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी इधर बैंड बजेगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं आता तो जाके शॉर्ट नोट्स मैंने जो बना के रखे हैं उसमें से पढ़ लो। मैं बहुत ही जल्दी उसमें उसका पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, ये प्रिंट निकाल लेना और पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारा थर्ड कंसेप्ट क्या है, नेटवर्क मॉडल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मॉडलिंग। ठीक है, चलो भाई, ये एलसीआर सर्किट, आरसीएल सर्किट, ये सब आपने सुना है क्या? सुना है, हाँ सुना है ना, कौन सी बड़ी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने 12th में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड, जैसे आपने न्यूटन लॉस ऑफ कूलिंग भी पढ़ा था, अब हमने उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, उसी तरह हम हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स भी पढ़ के रखा है अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, मीन्स फर्स्ट सेम में भी पढ़ के रखा होगा। ठीक है, और मीन्स 12th में भी पढ़ के रखा है, एक बार और पढ़ लो। ठीक है, अब उसका सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करना है और उसको हमें एनालॉग करना है किसके साथ, और एक इजी मेथड बताऊंगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग ने किए होंगे अपने 12th में, तो उसका इजी मेथड बताऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। चलिए देखते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगा, क्वेश्चन से अच्छा कुछ कोई चीज नहीं होता। ठीक है, मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज द मस्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें होना मिलना ही चाहिए। ठीक है, थियरी से काम कभी नहीं बनता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। और हमारे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स में प्रैक्टिकल क्या होता है, क्वेश्चन से तो होते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप विजुलाइज करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो, सॉरी हाँ, इस बार थोड़ी गंदी राइटिंग है, सॉरी हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, और जूम कर दूं क्या, नहीं रहने दो। ठीक है, सबसे पहला सिंपलेस्ट टाइप 1, आपको एक सिंपल सर्किट दिया है जिसका रेजिस्टेंस 250 ओम्स है और
आपको इंडक्टर दिया है जिसका जिसका इंडक्टेंस 640 हेनरी है, ठीक है। आपको रेसिस्टेंस दिया है और इंडक्टेंस दिया, और हमें वोल्टेज दिया है 500 वोल्ट, ठीक है। हमें वोल्टेज भी दे दिया, और अब बोल रहा है इफ करंट इक्वल टू जीरो व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, फाइंड करंट एट टाइम इक्वल टू टाउ। टाउ आपको पता होगा, टाउ क्या था, एल बाई आर। पता नहीं है तो टाउ भी हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हमें किसी भी टाइम पे करंट बताना है, ठीक है, और टाइम कौन सा दिया है, टाउ। तो चलो अब मैं आपको फिजिक्स वाला मेथड बताता हूँ। फिजिक्स में हम क्या करते थे, बेसिक्स हम क्या करते थे बताओ। हम किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ यूज करते थे, केवीएल यूज करते थे। तो उधर इधर भी मैंने भैया वही किया है, ठीक है। वोल्टेज 500 दिया, यूज कर दिया। वोल्टेज लॉ क्या है, आई आर, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। और इंडक्टर के लिए क्या था वोल्टेज का फॉर्मूला, एल डी आई बाई डी टी, यूज कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डी आई बाई डी टी वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज किया, ठीक है। आई 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 की सेना को इधर लेके आ गया और टाइम की सेना को उधर लेके चला गया, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया टाइम किसी भी टी तक। उसके बाद मैंने कांस्टेंट निकाल लूंगा। कैसे मैं कांस्टेंट निकालूंगा, टाइम इक्वल टू जीरो और आई इक्वल टू जीरो दे के रखा है, तो उसका यूज करके मैं कांस्टेंट निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे इधर मैंने लिखा है कांस्टेंट कितना आया, माइनस एल एन टू आया, और उसके बाद मैं करंट निकाल लूंगा। तो करंट का मेरा एक फॉर्मूला आ गया, आई इक्वल टू टू इंटू वन, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2.56, और वही टी के बदले में टाउ डाल दूंगा। टाउ की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके रखी है 2.56, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा था, बिल्कुल सिंपल वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं इसके फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे ये आई आर है प्लस एल डी आई बाई डी टी है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एनालॉग उसका कैसा होगा, डी एल प्लस आर, थोड़ा नहीं लग रहा। चलो अगले मीन्स अब दूसरे क्वेश्चन में फील आ जाएगा, देखते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है भैया। हाँ है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस जिसका 10 ओम दे के रखा है, इंडक्टर जिसका 4 हेनरी दे के रखा है, ठीक है। और हमें वोल्टेज दे के रखा है 100 साइन 200 टी, ठीक है। इस बार करंट हमें एसी में दे के रखा है। हाँ भाई परेशानी तो है थोड़ी। और हमसे मांगा है, हमें बोला है टाइम जीरो है ना जब, तो करंट भी भैया जीरो है। तो बताओ क्या होगा करंट टाइम टी इक्वल टू 0.01 में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। हमने देखो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज ही नहीं किया, मतलब किया ऑर्डिनरी जो हमने सीखा प्रीवियस लेक्चर मींस प्रीवियस वन शॉट में, उसका यूज ही नहीं किया, पर इधर यूज करेंगे, ठीक है। इधर थोड़ा हार्ड आ गया, इधर की वो डायरेक्ट आ गया था, ठीक है। जैसे 500 है, ये हमें पता है कैसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, पर इधर 100 साइन 200 टी, इट्स नॉट इजी दैट मच एज वी कैन सॉल्व वेरी इजीली, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इधर देखो आई आर बस, हमने क्या लिखा, इधर भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज किया, ठीक है। वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वोल्टेज आई आर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसका एनालॉग देखते हैं। ये जो दिख रहा है डी आई बाई डी टी और आई, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था हमने जो पढ़ा था, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इंटू सी प्लस सी टू, सी कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, सी टू वाई इक्वल टू सी थ्री, ठीक है। याद है आपको ऑपरेशनल एलिमेंट, इसमें मैंने डी की वैल्यू क्या लिखी थी, डी वाई डी एक्स, ये कुछ कुछ वैसा ही नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स एनालॉग हो गया डी आई बाई डी टी का, और वाई हमारा एनालॉग हो गया आई का। इधर हम वाई ढूंढते थे, इधर हमें करंट चाहिए। हाँ भैया सेम वैसा ही है। तो वैसे ही कंसेप्ट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढो और पर्टिकुलर फंक्शन ढूंढो। उसके बाद टोटल आ जाएगा, हमारा टोटल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। टोटल वाई आ जाएगा, और वाई की जगह हमें करंट डाल देना है, बस इतना ही काम है, बाकी सब सेम है। तो एनालॉग यूज करेंगे, तो डी आई बाई डी टी को डी लिख देते हैं, डी एल प्लस आई आर, तो आर भी हमने लिख दिया, ठीक है। इसे इधर में लिख के रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। डी की वैल्यू हमें आ गई माइनस आर बाई एल, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई -5/2। और उसके बाद हमारा ये y आ जाएगा, y मतलब करंट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला, C1 e की पावर -5/2 इंटू टी। जिसको आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो पढ़ के आया है उसको पता चल जाएगा, ठीक है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो चलो सॉरी हाँ यार, इधर थोड़ा गंदा लग रहा है,
चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 100 sin 200t, ठीक है, डिवाइड बाई dl/r, ठीक है। ये जो dl प्लस आर है ना, उसको इधर मैंने नीचे ले लिया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है। जो जिस बच्चे को पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ के जिसने रखा है वो बहुत ही आसानी से निकाल लेगा। तो अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया, लॉस सिखाए हैं कि साइन आता है तो कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो उसी को मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। डी को ऐसे निकाला, फिर हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे जब डी स्क्वायर नहीं रहता था, तो मैंने ये किया, ठीक है। और डी स्क्वायर को मैं क्या रखूंगा, माइनस इंटू 200 का स्क्वायर, ठीक है, वो यूज करूंगा। मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल इसलिए जो वन शॉट इसमें अच्छे से समझा के रखा है, आप एक बार देख के आ जाओ, आपको समझ आ जाएगा। साइन के अगर इतना नहीं करना तो साइन में देख लो, साइन में हम क्या यूज करते थे, ठीक है। तो इधर से मैंने डी स्क्वायर भी निकाल लिया, ठीक है, और डी स्क्वायर पुट कर दूंगा इधर, ठीक है, तो मुझे आई टू भी आ जाएगा। बहुत गंदा सा थोड़ा बड़ा हो गया, पर ये आई टू आ जाएगा, ठीक है। तो आई टू भी आ गया, आई वन भी आ गया, और टोटल क्या होता है, आई वन प्लस आई टू, तो मैंने टोटल भी लिख दिया। अब ये जो सी वन कॉन्स्टेंट है वो कैसे निकालें, तुम्हें गिवन देख रखा है कि टाइम जीरो पे आई भी जीरो है, तो उससे मैं कॉन्स्टेंट भी निकाल लूंगा। और उसके बाद बोला है कि 0.01 सेकंड में क्या होगा, तो मैं टाइम में टी की वैल्यू पुट कर दूंगा और मैं आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। देखा कितना आसान था, मैंने लॉग यूज करके मैंने कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी एप्लीकेशन, यही एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी का रिपीट टेलीकास्ट करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरे दूसरे भी फॉर्म में पूछ लेंगे, जैसे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, जैसे आरसी सर्किट के लिए क्या यूज करेंगे हम, केवीएल यूज करेंगे, वोल्टेज, ठीक है, और क्यू बाई वी, ठीक है। क्यू बाई वी क्या होता है, वोल्टेज ही होता है कैपेसिटर का, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और इसका हम कैसे लिखें, रेसिस्टर का आर आई को आप क्या लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो इधर भी देखो तो आपको बन गया डी आर प्लस सी, ठीक है, ठीक है। क्यू हमारा वाई का रोल कर रहा है, और डी क्यू बाई डी टी हमारा डी वाई बाई डी एक्स का रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसे आरसी सर्किट के लिए निकाल सकते हो। फिर आरसीएल सर्किट के लिए अगर पूछा, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो एल डी आई बाई डी टी, किसका होता है, किसका होता है भैया, इंडक्टर का होता है, आई आर रेसिस्टर का, और क्यू बाई सी कैपेसिटर का। तो एक काम करो, सब कुछ चार्ज के टर्म में डाल दो, क्यू बाई सी इधर मैंने डाल के रखा है, आई को मैं लिख दूंगा डी क्यू बाई डी टी, और एल डी आई बाई डी टी को मैं लिख दूंगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जैसे ही लिखा ये एनालॉग हो गया, डी स्क्वायर एल प्लस डी आर प्लस वन बाई सी, बिल्कुल आसानी से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हमारा तीसरा कंसेप्ट भी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट पे। तो लास्ट कंसेप्ट कंसेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है, आसान नहीं है, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। देखो, बेंडिंग ऑफ बीम, ये है हमारा लास्ट कंसेप्ट। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ भाई, इसका थियरी क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपसे मैं पूछूं, बीम क्या होता है। देखो, बीम का एक डेफिनेशन है, अ रॉड with whose length is much 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 greater than its thickness, that is known as beam, ठीक है। जिसका जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, उसको आप कहते हैं बीम, ठीक है। तो ये है बीम, ठीक है। और इस पे अगर आप कोई लोड रख दोगे तो उसको कैंटिलीवर का भी नाम कहते हैं, ये सब आपको इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक टर्म इसमें, जो टर्म्स बेसिक यूज होने वाला है इसके क्वेश्चंस में, मैं बता देता हूँ। एक बेंडिंग मोमेंट, कितना हिलता है, ठीक है, कितना हिला, कुछ भी ऑब्जेक्ट डालो तो उसको बेंडिंग मोमेंट से यूज करते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, आप फॉर्मूला से काम चल जाएगा। ई प्रूफ बहुत ही बड़ा है, एम इक्वल टू ई आई बाई आर, ठीक है। और ई क्या है इधर, इलास्टिसिटी, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ के रखा हुआ है, क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इनटू मींस अपॉन, और एक और होल स्क्वायर होगा 3/2 डिवाइड बाई फाइव डबल डैश, डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइव, ठीक है। यहाँ कंसिडर आप कर सकते हो कि मान लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स अगर वो स्ट्रेट है तो स्लोप उसका जीरो, ठीक है। तो जब भी आपने कंसिडर किया तो आर हमें मिल जाएगा 1 बाई वाई डबल डैश, ठीक है। ऐसे कंडीशन केस में तो उधर ही यूज करेंगे, 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो भाई, बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और एक दो कंडीशन है, बाउंड्री लाइन कंडीशन इसकी, ठीक है। अगर एंड फ्रीली सपोर्टेड है, मतलब
वो हमने ना उस बीम का एंड पॉइंट कर दिया, पर वो मूव कर सकता है वो एंड उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब एक कंडीशन है कि m जीरो होगा हमारा, y भी जीरो होगा, और d2y बाई dx स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन है, याद कर लेना। फिर दूसरा कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल एंड ही हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब फिक्स कर दिया, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे इधर हिल रहा था उधर हिल नहीं सकता, तो उसका y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और dy बाई dx भी जीरो हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो एक x एक्सिस में आ गया, हॉरिजॉन्टल मैंने स्पेसिफाई किया है, तो dy बाई dx भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला अब है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड मैंने फ्री कर दिया। अब फ्री जब कर दोगे ना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो होगा, और डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो ये था कुछ बाउंड्री कंडीशन, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। छोटा मोटा बाउंड्री कंडीशन है, तीन ही कंडीशन थे। तो चलो अब देखते हैं भाई इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो मैंने इधर इसका क्वेश्चन देखो, बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर देखोगे तो इसमें भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा, ठीक है। कैसे है ये क्वेश्चन, क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड दिया है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है, L इक्वल टू 2L, ठीक है। उसका वेट W है, लोड, और एट उसको हमने सेंटर से फिक्स कर रखा है, फिक्स करके रखा है एट सेंटर, मीन्स वो सेंटर से फिक्स करके रखा है, और एंड फ्रीली हिंज है, ठीक है। एंड एंड फ्रीली हिंज है, ठीक है। और उसके बाद वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी वाई माइनस डब्ल्यू बाई टू एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक और कंडीशन दी है कि एन स्क्वायर ई आई इक्वल टू पी, ये कंडीशन दे के रखा है। एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक कंडीशन दे के रखा है, जब एक्स हमारे जीरो होगा तब वाई भी जीरो होगा, ठीक है। और जब एक्स इक्वल टू एल होगा और तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो तीन कंडीशन एक तरह से हमें दे दी है, चार कंडीशन। अब हमसे मांगा है डिफ्लेक्शन कितना होगा, और हमारा मूवमेंट कितना होगा, ठीक है। मूवमेंट कितना, बेंडिंग मूवमेंट जो इधर पढ़ा है हमने वो कितना होगा, ठीक है। और किस कहाँ, सेंटर पे कितना होगा, एट सेंटर, ठीक है। मतलब एक्स इक्वल टू कितने लेंथ में, एल लेंथ में, क्योंकि 2L देके रखा है तो एक्स कितना हो जाएगा, एल, ठीक है। सबसे पहली बात, भैया आप बोलोगे भैया आपने ना डिफ्लेक्शन नहीं बताया क्या है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला नहीं बताया, और आपने मैग्नेटिक सॉरी मोमेंट का फॉर्मूला बताया पर डिफ्लेक्शन का नहीं। अरे भैया मैं बोलूंगा, भैया देखो डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन हमारा वाई है, ठीक है। वाई हमारा डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और वाई एक्स हमारा डिफ्लेक्शन है, एक्स हमें क्या लेना है, सेंटर पे है तो एक्स हमें एल ले लेना है, ठीक है। तो यही है हमारा डिफ्लेक्शन। और एम की बात रह गई, फॉर्मूला मैंने बता के रखा है आई डी टू आई बाई डी एक्स का। और एक फॉर्चुनेट बात ये है कि हमें इधर दिख रखा है ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमें दिख रखा है पी वाई माइनस डब्ल्यू बाई टू एक्स। तो हमें यही ढूंढना है, पी वाई माइनस डब्ल्यू बाई टू एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने वाई ढूंढ लिया, ठीक है, तो अगर हमने वाई ढूंढ लिया तो हम डिफ्लेक्शन भी आराम से ढूंढ लेंगे, और मोमेंट भी ध्यान से आराम से ढूंढ लेंगे। क्यों ढूंढ लेंगे, कि हमें पता है कि वाई की वैल्यू पता होगी, तो पी वाई माइनस डब्ल्यू बाई टू एक्स तो आराम से ढूंढ लेंगे। एक्स का क्या वैल्यू होगा, एल होगा, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी है उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें कंडीशन जो दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे ई वाई को जो है ना, मीन्स सब सारे टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे ई आई को, ठीक है। हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, तो हमने डिवाइड कर लिया। हाँ भाई डिवाइड कर लिया। क्यों मैंने डिवाइड किया, हमें कंडीशन देख रखा है एन स्क्वायर ई आई इक्वल टू पी, हमें ई आई जो टर्म है ना उसको हटा देना है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज किया, तो पी बाई ई आई मुझे मिला एन स्क्वायर, तो मैंने इधर पुट कर दिया, देखो बड़ी आसानी से पुट कर दिया। और अब जब मैंने पुट किया तो मुझे दिख रहा है कि ये एनालॉग कैसा है, डी स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, और उसके बाद अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा, ठीक है। मुझे वाई निकालना है ना, वाई कैसे निकाल देते, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लूंगा, ठीक है। ये जो है उसका यूज करके, ठीक है। अब देखो आप लोग को आता ही होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पी आई आ जाएगा, ठीक है। और वो पी आई कितना आएगा, डब्ल्यू एक्स बाई टू पाई टू पी। आप ट्राई कर लीजिएगा, मैंने समझा के रखा ही हुआ है कैसे करते हैं, ठीक है। ये डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है। और एक्स वाला आपको पता है ना क्या करना रहता है, मैं हिंट दे देता हूँ, बाइनोमियल यूज करते हैं, याद करो, बाइनोमियल बाई इंडेक्स। जब एक्स के कोई भी पावर रहती है तो हिंट दे दिया, उससे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा।
चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हम फाइनली निकाल लेंगे CF प्लस PI निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा y आ जाएगा। अब पूछेंगे हमारा कांस्टेंट का हम क्या करें, तो भैया कांस्टेंट तो दो आएंगे हमारे कांस्टेंट, C1 और C2। हम बहुत ही आसानी, हमारे पास भैया दो इक्वेशन भी तो है, हमें दिख रखा है भाई, जब तुम्हारा x अगर 0 है तब y इक्वल टू 0 कर देना, और जब तुम्हारा x इक्वल टू l है तब तुम यूज कर देना dy बाई dx इक्वल टू 0। दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, C1 C2 मिल जाएगा, C1 C2 मिल जाएगा, तब तुम्हें y मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो हमें पता है हमारे पास l है, तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा एट एल में, ठीक है, जो पुट करके, ठीक है। जब हमें y मिल जाएगा और मीन्स डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, तब हमें m मिल जाएगा। m कैसे मिलेगा, m इक्वल टू पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स बाई टू। कैसे निकाला इधर देख लो, ठीक है। उधर डाल दोगे आप y की वैल्यू डाल दोगे, आपको m भी मिल जाएगा, x इक्वल टू l डाल देना, ठीक है। तो आपको मीन्स आपका आंसर आ जाएगा। डिफ्लेक्शन भी आपने ढूंढ लिया और मोमेंट भी, आपने बेंडिंग मोमेंट भी ढूंढ लिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इतने सारे आंसर आ जाएंगे तो भाई चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये काफी छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, जहाँ हमने एप्लीकेशंस यूज किए, ठीक है, जहाँ हमने एप्लीकेशंस यूज किए, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको ओरिजिनल साइज में डाल दूं, 134 ज्यादा बेहतर है, ठीक है, 125 भी ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। मैंने इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए आपको, होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आपको जरूरत पड़े मैं नोट्स भी डाल दूंगा, मैं ये जो है इसका मैं PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पसंद आया तो कमेंट करना, अगर कुछ कमी लगे या कुछ छूट गया है बाय मिस्टेक मेरे से, तो आप कमेंट में नीचे लिख देना, ठीक है, जिसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो होप आपको बहुत अच्छा वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।